मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मौद्रिक नीति के बारे में। अभी तक हम जब मुद्रास्फीति या अपस्फीति इसके बारे में बात कर रहे थे तो कई बार मौद्रिक नीति खास करके जब हम मुद्रास्फीति और अपस्फीति के नियंत्रण की बात कर रहे थे तो मैंने मौद्रिक नीति के बारे में बताया था आपको, पर वो सिर्फ एक लाइन में बताया था कि मौद्रिक नीति क्या है। तो मौद्रिक नीति है मुद्रा से संबंधित नीति या मुद्रा के मात्रा को नियंत्रण में रखने की नीति। तो आज हम इस मौद्रिक नीति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसका अर्थव्यवस्था पर कैसा असर होता है ये भी पढ़ेंगे। तो मौद्रिक नीति एक किस्म का अस्त्र है जिसके आधार पर बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी, ये सारी चीज़ें मौद्रिक नीति द्वारा नियंत्रित होती है। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा सोच समझकर उपयोग में लाई गई मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी लाने की शक्ति है। यह शक्ति सरकार की आर्थिक नीति के उद्देश्यों की विस्तृत रूपरेखा को ध्यान में रखकर निवेश, आय व रोजगार को प्रभावित करने और कीमतों में स्थिरता लाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि लाने के लिए या कमी लाने के लिए, और इसके साथ साथ ये क्या है, निवेश, आय व रोजगार को प्रभावित करने और कीमतों में स्थिरता लाने के लिए ये प्रयोग में की जाती है। हमारे देश में रिजर्व बैंक यह कार्य करता है। दूसरे शब्दों में मौद्रिक नीति का आशय एक ऐसी आर्थिक नीति से है जिसके द्वारा मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व हेतु मुद्रा व साख की पूर्ति का नियमन किया जाता है। गर्ल्स, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि मौद्रिक नीति के बारे में जब बात की जाती है तो साख भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मुद्रा जो कार्य करती है वही कार्य साख भी करती है। इसलिए अगर मुद्रा की मात्रा के नियंत्रण की नीति है तो ये साख पर भी लागू होनी चाहिए। तो ये मुद्रा और साख दोनों की मात्रा को नियंत्रित करती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा पर उपयुक्त नियंत्रण रखना अति आवश्यक है और मुद्रा से संबंधित नीति कहलाती है मौद्रिक नीति। किसी देश के सरकारी अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में विशेष आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा की मात्रा का प्रसार तथा संकुचन के प्रबंध को मौद्रिक नीति कहते हैं। मतलब कि मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना, अगर उसका अधिक प्रसार हो रहा है, जैसे कि मुद्रास्फीति की परिस्थिति में होता है, तब उसके प्रसार को नियंत्रित करना, कम करना, कंट्रोल करना। और यदि मुद्रा संकुचन की परिस्थिति है जहां मुद्रा की मात्रा कम है तो उसका प्रसार करना। तो इस तरह की परिस्थितियां अर्थव्यवस्था में उत्पन्न करना जिससे कि मुद्रास्फीति या मुद्रा अपस्फीति दोनों ही परिस्थितियों से अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। केंट के अनुसार मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा चलन के विस्तार एवं संकुचन की व्यवस्था करने से है। अब इसके अलावा अब तक हमने मुद्रा के प्रसार या संकुचन इनसे जो संबंधित है या मुद्रा की आपूर्ति से जो संबंधित नीति है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। मौद्रिक नीति के कुछ और उद्देश्य भी है, वो उद्देश्य क्या है ये हम देखते हैं। मौद्रिक नीति के उद्देश्य हर देश की अपनी समस्याओं के अनुसार होते हैं, साथ ही कुछ उद्देश्य सभी देशों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। किसी भी देश में मुद्रास्फीति या मुद्रा अपस्फीति की परिस्थिति को मैनेज करने के लिए केवल मौद्रिक नीति का ही नहीं परंतु मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों को साथ में उपयोग में लाया जाता है। ये दोनों ही मिल करके परिस्थिति को नियंत्रित करती है। तो मौद्रिक नीति के उद्देश्य में हम पहला लेते हैं कीमतों में स्थायित्व।
कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव के कारण मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन की परिस्थिति पैदा हो जाती है। और जब कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो वो अर्थव्यवस्था में अस्थिरता दिखाती है। एक सीमा से अधिक उतार चढ़ावों के कारण देश के अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव होता है, क्योंकि ये अस्थिरता अपने आप में ही घातक है। तो अस्थिरता का एक लक्षण है कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव, जो देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालता है। यदि मुद्रा प्रसार अधिक है, यानी कि यहाँ पर हम मुद्रास्फीति के परिस्थिति की बात कर रहे हैं, तो यह बढ़ते बढ़ते अनियंत्रित हो जाता है। इससे समाज में निश्चित आय के वर्ग के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जब हम मुद्रास्फीति के प्रभाव पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि मुद्रास्फीति के प्रभाव कुछ लोगों के लिए अच्छे होते हैं, कुछ वर्गों के लिए वो फ़ायदेमंद साबित होती है, परंतु कुछ वर्गों के लिए वो घातक सिद्ध होती है। परंतु अंततः अगर मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो जाए तो जिसको फ़ायदा हो रहा है उसको सिर्फ फ़ायदा ही नहीं, बाद में उसको भी नुकसान ही होता है। इसलिए जो निश्चित आय का वर्ग है उनको उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जहाँ उनकी आय निश्चित है, उनकी आय प्राप्त करने के मार्ग, उनके आय प्राप्त करने के साधन निश्चित है, मतलब कि उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट ही मिलने वाला है। परंतु जब महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उनके लिए ये बुरा होता है, क्योंकि अब जहाँ उनकी आय उतनी ही रहती है उनके व्यय अधिक बढ़ते हैं। अतः मौद्रिक नीति को प्रभावपूर्ण बनाकर उसे कीमतों के उतार चढ़ाव के रोकने की दिशा की ओर प्रेरित किया जा सकता है। तो इसके लिए इसके लिए क्या किया जाता है कि वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ती है, ये हमने मुद्रास्फीति में पढ़ा। और मुद्रा की मात्रा अधिक होने के कारण उसकी तुलना में वस्तुओं की उत्पादन और मांग या वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाती है मांग की तुलना में, क्योंकि मुद्रा अधिक होने के कारण मांग अधिक है। तो इसके वजह से वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव होते हैं। तो यदि इस मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल में लाया जाए तो अपने आप ही वस्तुओं की मांग, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को लॉन्ग टर्म पीरियड में बढ़ाया जा सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म पीरियड में यहाँ पर इस एक बाजू अगर मुद्रा का प्रसार भी बहुत अधिक नहीं होता है तो मांग भी कंट्रोल में रहती है, और फिर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो करके प्राइसेस स्थिर हो जाएंगी। रोज़गार में वृद्धि। कीन्स के अनुसार मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार के स्तर को ऊंचा उठाना है। मौद्रिक नीति के द्वारा बचत और विनियोग में साम्य स्थापित करते हुए रोजगार के स्तर को अधिकतम किया जा सकता है। तो रोजगार कब बढ़ेगा? रोजगार तब बढ़ेगा जब देश में आर्थिक विनियोग होगा। आर्थिक विनियोग कब होगा? आर्थिक विनियोग तब होगा जब देश में सेविंग्स होंगे, उन सेविंग्स को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कब होगी, या इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कब होंगे? जब कंजम्पशन कम है, यानी कि उपभोग कम है और इनकम अधिक है, मतलब कि लोगों के पास रोज़गार है तो ही वो सेविंग्स कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, इन्वेस्ट कब होगा? इन्वेस्ट तब होगा जब एक अच्छी ब्याज दर उन इन्वेस्टमेंट्स पर मिले। तो अगर ये होता है कि सेविंग्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो अपने आप ही एंटरप्राइज होगा, यानी कि नए नए व्यवसाय शुरू होंगे और रोज़गार का स्तर बढ़ेगा। मौद्रिक नीति के द्वारा बचत और विनियोग में साम्य, मतलब कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में इक्वालिटी स्थापित करके रोज़गार के स्तर को अधिकतम किया जा सकता है। इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और इसके तुरंत बाद इसको अगली वीडियो में मैं कंटिन्यू करती हूँ। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बाय बाय। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट आने जा रहा है जो इसके तुरंत बाद होगा। बाय बाय गर्ल्स, सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते